क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। देखिए कुछ भी हमें हिंट वगैरह नहीं दिया गया है कि कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी गई है कि हमें उसका यूज करके इन्हें प्रूव करना है। ठीक है, फिर भी हम करते हैं। देखिए पहले तो मैं इन्हें वेन डायग्राम से प्रूव करके बताता हूँ। देखिए एक मेथड तो हमारा है कि हम वेन डायग्राम से प्रूव कर देते हैं कि भैया ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया और दो हमारे सेट कौन कौन से हो गए, ए एंड बी। तो ये एक ए है, ये बी है। अब देखिए राइट हैंड साइड को ले रहे हैं हम। राइट हैंड साइड में हमारा कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला। भैया दोनों में कॉमन होगा वो वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसका यूनियन करना में ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी इस वाले में कौन सा पोर्शन है कि ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए माइनस बी हमारा ये वाला होता है पोर्शन, ये इतना वाला पोर्शन जो मैंने डॉट डॉट कर दिया। तो अब क्लियर देखिए कि अगर मैं a माइनस बी ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसका यूनियन a इंटरसेक्शन b से कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। वो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो बाय द यूजिंग ऑफ वेन डायग्राम आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसमें से क्या कहा गया है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक, ए सेट ये रहा, ये सेट ए हो गया हमारा, और हमारा इस यूनियन करना है इसका बी माइनस ए से। देखिए बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो बी माइनस ए वाला पोर्शन जो होता है हमारा ये वाला होता है। देखिए ए माइनस बी वाला पोर्शन ये होता है, इतना जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा a माइनस बी, ये होता है हमारा a इंटरसेक्शन b, और ये जो पोर्शन बच गया इतना जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, तो ये होता है हमारा b माइनस ए। तो यहाँ पर b माइनस ए कौन सा पोर्शन है, ये वाला जो ये मैंने डैश कर दिया, ये वाला पोर्शन। और इसका यूनियन किससे करना, मुझे a से करना है, इस वाले पार्ट से। तो आप देखिए वेन डायग्राम सब क्लियर दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इतना, अगर मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड करूंगा तो कुल मिला के हमारा पूरा पोर्शन आ जाएगा ये वाला, ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है पूरा ए यूनियन बी है। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आप इसे क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसे अगर हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। देखिए पहले वाले पार्ट को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना है इसको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें किसी भी दो टर्म को इक्वल दिखाना होता है, देखिए b इक्वल टू सी दिखाना मुझे, तो मुझे क्या दिखाना है, बेसिकली मुझे ये दिखाना है कि b c का सबसेट होगा और c b का सबसेट होगा। तब ये क्या हो जाता है, b इक्वल टू सी हो जाता है। ठीक है ना। तो b c के सबसेट दिखाने के लिए मुझे क्या करना होता है कि मुझे ये मानना होता है कि x जो है एलिमेंट है कुछ, वो b में बिलोंग कर रहे हैं, और प्रूव करते करते मुझे ये दिखाना होता है कि x c में भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाता है, b c का सबसेट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कि मैं कुछ एलिमेंट मानूंगा c में, और इसे प्रूव करते करते मैं दिखा दूंगा कि वो सारे एलिमेंट जो c में बिलोंग कर रहे थे वो b में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जाएगा कि जो c है, c सेट, वो b का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो दो सेट दे रखे हैं, देखिए एक तो ये वाला सेट, इस वाले सेट के इक्वल प्रूव करना है। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये करना है कि ये इसका सबसेट होगा। मुझे क्या प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b a का सबसेट होगा, ये प्रूव करना है। और दूसरी बात मुझे ये प्रूव करनी है कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का सबसेट होगा। दो बातें प्रूव करनी है। तो पहले ये बात प्रूव करते हैं। तो हम लेते हैं लेट कोई x एलिमेंट्स है जो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। देखिए हमें कुछ भी हिंट वगैरह नहीं दी गई है, इन्हीं की मदद से हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो
इस वाली बात का क्या मीनिंग निकला, देखिए इसका मतलब ये निकला कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, या तो यूनियन की जगह क्या लगा देंगे और, या x किससे बिलोंग करेगा, a माइनस बी से बिलोंग करेगा, या तो x इससे बिलोंग करेगा या इस वाले सेट से बिलोंग करेगा। अच्छा, इस वाली बात से क्या मीनिंग निकला, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है पता, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कि x ये a सेट है, ये b सेट है, तो यहां इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। इसका मतलब ये है कि x a में भी है और x b में भी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन की वजह से क्या लिखेंगे, एंड x बिलोंग्स टू b। देखिए ये वाला हमारा केस 1 हो जाता है, केस 1, और ये हो जाएगा हमारा केस 2। तो दोनों को अलग अलग लेके हमें प्रूव करना है। तो अगर x a में भी बिलोंग कर रहा है, x b में भी बिलोंग कर रहा है, तो हमें कुल कंक्लूजन इससे इस बात का, इस वाली लाइन से ये निकला कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है। हमें a से मतलब है क्योंकि मुझे इससे इसका सबसेट दिखाना। देखिए x कुछ एलिमेंट्स थे वो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहे थे, अब मैंने इसी बात को ये प्रूव कर दिया कि वो सारे एलिमेंट्स अब a में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका सबसेट हो गया। सो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज द सबसेट ऑफ a। इतनी बात से हमारा ये बात क्लियर हो गई। ये केस 2 जो है इसे लेके चलेंगे। अब इस बात से क्या क्लियर होता है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ कि x a से तो बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी का पता क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ये हमारा a सेट है, ये b सेट है, a b, तो a माइनस बी वाला हमारा पोर्शन ये वाला होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि x a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b से बिलोंग नहीं कर रहा। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इस बात का मीनिंग ये निकला। इस बात को अगर हम नेगलेक्ट कर दे, छोड़ दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये है कि वो x a से बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहां पर हमें ये लाना था कि x बिलोंग करना चाहिए a से, तो अगर x जो एलिमेंट है हमारे यहाँ वो इससे बिलोंग कर रहे थे, लास्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा था। तो इस बात का क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये है कि x सारे एलिमेंट इसमें थे, अब वो सारे एलिमेंट a में भी लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये सेट इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। सो a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, वो a का सबसेट हो जाएगा। देखिए दोनों बातों से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि भैया ये जो है a का सबसेट हो गया। ठीक, अब मुझे ये बात प्रूव करनी है कि भैया a इसका सबसेट हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैं मान रहा हूं कि भैया इसमें कुछ इसके एलिमेंट्स पहले मान लेते हैं, लेट x कुछ एलिमेंट्स हैं वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी अब मैं मानूंगा कि वो a में a के करने हैं ना, मैं a को सबसेट बनाना है, तो मैं लिखूंगा कि y कुछ एलिमेंट्स हैं वो a में बिलोंग कर रहे हैं, कि y जो एलिमेंट है वो a में बिलोंग कर रहे हैं। तब क्या होगा, देखिए अब अगर वो a में बिलोंग कर रहे हैं, देखिए यहां समझिए जरा कि अगर कोई हमारा वेन डायग्राम इस तरह से बना हुआ है कि ये यूनिवर्सल सेट, ये एक a सेट है और यहां पर एक सेट b, बड़े ध्यान से समझना इस बात को कि y जो वो a सेट में बिलोंग कर रहा है, तो y भैया यहां भी हो सकता है, ठीक है ना, और वो हो सकता है कि यहां भी हो सकता है। भाई आ रही बात समझ में। देखिए अगर मैं यहां मान लेता हूं तब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले लाइन में मैं ये भी लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, कि भैया y जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है कि वो b में बिलोंग करे। अगर वो y यहां हुआ तब तो हो सकता है, देखो a अगर मैं यहां लिख दूंगा तब भी वो a में तो है, पक्का a में है, लेकिन अगर वो यहां है तो वो b में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब y b में भी बिलोंग कर सकता है, और ऐसा हो सकता है कि y b में बिलोंग ना करे अगर y यहां है तो, ठीक है ना। तो दो केसेस पॉसिबल है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ भी हिंट नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ इन दोनों की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा बी है, ए तो एलिमेंट हमने मान लिया कि भैया ए में हमारा एक वाई जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे किसकी मदद चाहिए, बी की चाहिए थी, तो भैया वाई जो बी में बिलोंग कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वाई बी में बिलोंग नहीं भी कर सकता। अब इन दोनों कंडीशन को लेकर चलते हैं। देखिए वाई ए में भी है और वाई बी में भी है। अगर वाई ए में है और बी में भी है, इसका मतलब वाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा,
ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशन से ये हुआ कि y a इंटरसेक्शन b में होगा। अगर y a में भी है और y b में भी है, इसका मतलब ये है कि y a इंटरसेक्शन b में है। ये और ये हो गया कि y a में है, इसका मतलब देखिए अब y a में तो है एंड y b में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y a में है b में नहीं है, a में तो है यहां है, b में नहीं है, इतने में नहीं है, तो ये वाले पोर्शन में है भाई। तो ये क्या होता है हमारा a माइनस बी होता है। तो मैं इसलिए कहूंगा y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a माइनस का b। अब देखिए और की जगह क्या लगा देंगे, हम यूनियन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो क्लियर है भाई कि y जो ना देखिए y कुछ एलिमेंट्स थे वो a सेट में बिलोंग कर रहे थे, अब वो क्या हो गए y जो है वो इन वाले सेट में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो किसका सबसेट हो गया, इस वाले सेट का सबसेट हो जाएगा। कि भैया देखिए y जो कुछ एलिमेंट्स थे वो a सेट में बिलोंग कर रहे हैं और वो सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सबसेट होगा। अब देखिए इन दोनों बातों से देखिए, यहां हमने ये जो प्रूव करा था कि भैया ये इसका a का सबसेट है। अब देखिए यहाँ a इसका सबसेट है, तो अगर ये इसका सबसेट है, a इसका सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b हो जाएगा। वेन डायग्राम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैथमेटिकली अगर हमें इस तरह से प्रूव भी इसे कर सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसके बाद। अब हम सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि a यूनियन b माइनस a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। अब मुझे ये दिखाना कि अगर ये इसके बराबर है तो ये इसका सबसेट होगा। मैं यहां लिख देता हूं, a यूनियन b माइनस a जो है वो a यूनियन b का सबसेट होगा। एक तो ये मुझे प्रूव करना, और a यूनियन b जो है वो a यूनियन b माइनस a का सबसेट होगा। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिए ये इसका सबसेट होने का मतलब ये है कि इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, कि भैया इस वाले सेट में ये सेट लिखा हुआ है, ये इस वाले सेट में कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं। और मुझे लास्ट में क्या लिखना, लास्ट में मुझे ये प्रूव कर देना कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। प्रूव करते देखिए इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू b माइनस a। ठीक, अब देखिए अगर x a में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू b माइनस a, यहां पर देखिए x बिलोंग्स टू a कर रहा है और x b से तो बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखिए b माइनस a का मतलब क्या हुआ, b माइनस a का मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया a, ये हो गया b, तो b माइनस a का मतलब ये हुआ कि वो यहां बिलोंग कर रहा है, तो वो b में तो लाई करेगा लेकिन a में लाई नहीं करेगा, यहां पर लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए इसे और क्लियरली सॉल्व करते तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x a में बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखिए इस लाइन का मीनिंग हुआ कि x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b हो गया, ठीक है जी। और या फिर ये केस बन सकता है कि x बिलोंग्स टू a है और x डज नॉट बिलोंग्स टू a हो गया, एंड हमारा यहां आ गया। अब देखिए अगर ये इसमें लाई कर रहा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और की जगह कितना जाएगा यूनियन और b, एंड कि भैया x a में तो बिलोंग कर रहा है और x a में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं हो कि भैया x a सेट में तो आ रहा है और x a में ही नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट a में हो और a में ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इस वाले केसेस को हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि x a में तो हो और x a में ही ना हो, ठीक। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकला कि x a यूनियन b में लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स मान लिए x और वो लास्ट में हम ये प्रूव कर दे कि वो a यूनियन b में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a यूनियन b माइनस a जो है
वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे प्रूव कर रहे हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम ले रहे हैं, देखिए मुझे ये प्रूव करना है कि इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ एलिमेंट मान रहा हूं, लेट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है ना, क्लियर है भाई। इस वाले को ना इसका अपोजिट करते चले जाइए आप। ठीक है ना, देखिए जैसे ये वाली लाइन हमने शुरू में लिखी थी ये इस तरह से, अब मैं इसी लाइन को ऐसे कर सकता हूं कि भैया इसी को मैं ऐसे लिखता हूं तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। भैया ये हो गया ना x सॉरी y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। इस लाइन का मीनिंग ये हो गया। एंड मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू ए और y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि मुझे इसका जस्ट अपोजिट करना है। तो देखिए इस वाली बात से क्या निकला कि x बिलोंग्स टू ए और सॉरी y बिलोंग्स टू बी एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इस वाली बात से क्या निकला, y बिलोंग्स टू ए और y b से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब किससे बिलोंग कर रहा है भाई, b माइनस a से बिलोंग कर रहा है। और की जगह हम क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे। तो y a से बिलोंग कर रहा है, यूनियन b माइनस a से बिलोंग कर रहा है। देखिए अगर हमने माना था कि कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं और अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि वही सारे एलिमेंट्स भैया इस वाले सेट में भी लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट हो गया। तो सो A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। तो ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियरली ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B माइनस A जो है वो A यूनियन B के इक्वल हो गया है। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A एंड A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू A। देखिए प्रॉपर्टी की यूज करके हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए LHS हमारी क्या है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा यूनियन का साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर इंटरसेक्शन। तो देखिए A यूनियन A हो जाएगा, फिर कौन सा साइन आएगा, इंटरसेक्शन, A यूनियन B हो जाएगा। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ओवर इंटरसेक्शन। तो आप देखिए A का यूनियन किसी भी सेट का, अगर दो सेट है सॉरी एक ही सेट है और उसी का उसी से हम यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा वो A B। तो देखिए ये सेट है, अगर मैं इसी का इसी से यूनियन फाइंड करूंगा तो क्या जाएगा वो A आ जाएगा। इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब यहां देखिए एक तो सेट हमारे पास A ये वाला और एक सेट हमारा A यूनियन B। A यूनियन B हमारा क्या होगा, ये पूरा वाला पार्ट यहां से यहां तक। ठीक है ना, अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, देखिए इतने पार्ट में और इस पार्ट में हमारा जो कॉमन है वो A ही कॉमन है। तो A का और A यूनियन B का इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और उसे हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरह से करते हैं सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। यहां भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी वो ओवर यूनियन लगेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन, ये वाला यूनियन यहां आ जाएगा, A यूनियन सॉरी A इंटरसेक्शन B हो जाएगा यहां पर। अब आप देखिए किसी भी सेट का इसी उसी सेट से अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो वही सेट आ जाएगा A यूनियन B सॉरी A इंटरसेक्शन B। फिगर से देखेंगे वेन डायग्राम से, देखिए एक तो सेट हमारा है A ये वाला और इसका यूनियन लेना है मुझे A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B हमारा सिर्फ इतना सा पार्ट है, यहां पर ये नहीं है। A इंटरसेक्शन B पार्ट ये वाला है हमारा और इस वाले पार्ट का जो मुझे यूनियन लेना है वो इस A से लेना है। तो आप देखिए ये जो कॉमन पार्ट है ये तो इसी का ही एक सबसेट है। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, A आ जाएगा। और ये हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू
A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई B इक्वल्स टू C, कि अगर A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि B C के बराबर हो। तो इससे पहले हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। देखिए मैंने कोई एक सेट मान के लिया A इक्वल्स टू 1 2 3, एक सेट B ले लिया मैंने 2 3 4, और एक सेट C ले लिया मैंने, तीन सेट के बनाया ना 2 3 5। A B और C तीन सेट थे, तो मैंने A सेट ये ले लिया, B ये ले लिया, C वो ले लिया। अब मुझे A इंटरसेक्शन B निकालना। अब देखिए A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। देखिए A और B के कॉमन एलिमेंट देख लेंगे, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 और 3। इसी तरह से मैंने A इंटरसेक्शन C निकाल लिया, तो A और C में कॉमन देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा। तो क्लियर है कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल हो गया। भाई दोनों के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, भाई दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो गए। बट आप देखिए क्या B C के इक्वल है, क्या B C के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाले दो एलिमेंट्स तो कॉमन है, लेकिन ये वाला एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब B C का सबसेट नहीं है, C B का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब आपकी B इज नॉट इक्वल टू C। तो इसका भी क्या निकला कि अगर A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि B C के इक्वल होगा ही होगा। अगर इसमें कंडीशन और दे देते कि A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C भी है, उस केस में ये पक्का B इक्वल्स टू C के इक्वल हो जाता, ठीक है ना। तो ये हमें कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ इस कंडीशन के बेस पर भी नहीं कह सकते कि B C के इक्वल होगा। अच्छा मैथमेटिकली ये तो हमारा मेथड चलता विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा सेकंड मेथड से भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मुझे B इक्वल टू C प्रूव करना है, तो बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि B C का सबसेट होगा और C B का सबसेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या B C का सबसेट होगा। अगर हमने हमें जो हिंट दिया हुआ वो सिर्फ ये दिया हुआ, इसकी मदद से ही प्रूव करना, बाकी कुछ अपनी तरफ से नहीं ले सकते। तो B C का सबसेट होने के लिए क्या करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू B, कि कोई एलिमेंट्स हैं जो B में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि अगर वो B में बिलोंग कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ये एक सेट A है, ये B है, कोई एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी हो सकता है, तो वो A में भी बिलोंग कर सकता है और A में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि X बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू A, कि भाई अगर हमारा ये वाला केस है, X B में बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है कि वो X यहाँ हो, और हो सकता है कि वो X यहाँ हो इस कॉमन वाले पार्ट में। अगर वो कॉमन वाले पार्ट में है, इसका मतलब ये होगा कि वो A में भी बिलोंग कर रहा है। अगर वो कॉमन वाले पार्ट में नहीं है, तो वो इधर बिलोंग कर रहा है, मतलब A में बिलोंग नहीं कर रहा। तो दो मीनिंग निकलते हैं कि X बिलोंग्स टू B है, तो X A में भी बिलोंग कर सकता है और X A में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। तो देखिए दो केसेस हो गए हमारे, पहले ये दोनों ले लेते हैं। अगर X B में भी है और A में भी है, देखिए वो B में भी है और A में भी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो A इंटरसेक्शन B में लाई करेगा। तो इन दोनों केसेस से तो ये हो जाएगा कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A में भी है, B में भी एक B है, तो इन दोनों के कॉमन पार्ट में वो बिलोंग करेगा। और X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अगर X A में नहीं है तो वो A इंटरसेक्शन B में लाई नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए A इंटरसेक्शन B में किसकी इक्वल दे रखा, A इंटरसेक्शन C के इक्वल दे रखा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C और X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब देखिए दूसरा वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर तो A और C था, मैंने A और B था, यहाँ मैंने A और C ले लिया। A इंटरसेक्शन C में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो इस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है, तो इसका मतलब ये कि वो A में भी है और C में भी है। तो अगर वो A में भी है और C में भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है X एलिमेंट वो C में लाई कर रहा है, क्योंकि हमें जो मतलब है वो C से है। देखिए X B में लाई कर रहा है, X जो थे एलिमेंट्स थे वो B में थे, और वही है सारे एलिमेंट्स किसमें आ गए, C में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B C का सबसेट हो गया, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो X एलिमेंट्स हैं वो B में बिलोंग कर रहे हैं, वही सारे एलिमेंट्स C में भी बिलोंग कर रहे हैं,
तो बी के सारे एलिमेंट सी में होने का मतलब ये जाएगा कि बी सी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक केस हमारा ये भी चल रहा था इधर, ये तो केस 1 था, केस 2 ये था कि भैया x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन से, कि मतलब ये था कि वो यहां पर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर वो यहां बिलोंग नहीं कर रहा तो वो इधर की तरफ बिलोंग भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने तो x को b में माना था, तो कोई जरूरी नहीं है वो c में होगा, ठीक है ना। तो इस वाली बात से ये निष्कर्ष निकलता है या ये पता चलता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अगर वो a इंटरसेक्शन c में लाइन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो c में लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। और इस बात से पता चलता है कि देखिए x b में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x c में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि b c का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर जितनी हमें हिंट दी गई थी a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, उससे ये पता चलता है कि भाई b c का सबसेट हो भी सकता है और b c का सबसेट नहीं भी हो सकता है। तो पहला वाला हमने ये पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं ये वाला कि c b का सबसेट है या नहीं ये प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि लेट y बिलोंग्स टू c, कि भैया कुछ एलिमेंट्स हैं y वो c में बिलोंग कर रहे हैं, हमें ये दिखाना है कि ये इसके जो सारे एलिमेंट्स वो b में भी बिलोंग करने चाहिए, तब c b का क्या जाएगा सबसेट हो जाएगा। तो देखिए y बिलोंग्स टू c है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई y a से भी बिलोंग कर सकता है और a से बिलोंग नहीं भी कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह से कि भैया ये हमारा वेन डायग्राम में ये एक सेट a है और ये एक सेट c है। तो c में तो है, हमने माना कि भैया वो y जो है वो c में है, तो वो y यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो भैया वो अगर यहाँ हुआ तो a में हो भी सकता है, अगर वो यहाँ है तो a में नहीं भी हो सकता। दो केसेस हमारे पॉसिबल है, भैया a में हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर वो a में है, अगर वो a में भी है और c में भी है तो इसका मतलब है वो a इंटरसेक्शन c में होगा। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c और y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अगर वो a में नहीं है तो वो यहाँ पर लाइन नहीं करेगा a इंटरसेक्शन c में। अगर a इंटरसेक्शन c में है तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन c जो है a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। ये हम सामने लिखेंगे यहाँ पर ये जो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, ठीक है ना। जो मैं यहाँ से यहाँ लिखा था ना, जो गिवन होता है उसे लिखना होता है। और y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है? a इंटरसेक्शन b के बराबर है। अगर a इंटरसेक्शन b में वो लाई कर रहा है, इस वाले सेट को हमने b मान लिया। अब देखिए अगर वो a इंटरसेक्शन b में लाई कर रहा है यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो a में भी है b में भी है। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये चाहिए कि मैं तो ये दिखाना था कि y जो है वो b में बिलोंग्स कर रहा है। देखिए यहाँ होने का मतलब ये है कि वो a में भी है और b में भी है। हमें जो चाहिए ये बताना है कि वो b में होना चाहिए, तो वो b में है। तो इससे क्या मतलब निकला कि y के सारे एलिमेंट जो c में थे वो b में भी बिलोंग्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि c b का सबसेट हो गया, ठीक है ना। और अब यहाँ से पता चला कि भैया y b में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो इसका मतलब वो b में नहीं होगा, और अगर वो b में नहीं है तो भैया c b का सबसेट नहीं भी हो सकता। तो इन दोनों स्टेटमेंट से, पहली ये स्टेटमेंट की, दूसरी ये स्टेटमेंट की, इससे पता चलता है कि भैया b c का सबसेट हो भी सकता नहीं हो सकता, c b का सबसेट हो भी सकता नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पक्का नहीं है कि b इक्वल्स टू c है। तो हम ये लिख देंगे कि it need not imply that b equals to c। ये जरूरी नहीं है कि b equals to c होगा, क्यों? क्योंकि b c का सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, c b का सबसेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप चाहे तो सिर्फ एग्जांपल की मदद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको मेथड 2 भी आना चाहिए, तो हमने मेथड 2 भी करवाया है। जो भी आपको बेस्ट लगे उससे कीजिए, दोनों ही मेथड हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया लेट a एंड b सेट्स, दो सेट दिए हुए हैं a एंड b। अब वो इस तरह से कि a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 एंड a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x फॉर सम सेट x शो दैट a इक्वल्स टू b। तो हमें a इक्वल्स टू b प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दो पार्ट प्रूव करे थे, वो ये वाले थे। तो ये बेसिकली हमारे फॉर्मूले होते हैं कि जो a होता है वो a यूनियन a इंटरसेक्शन b के इक्वल्स भी होता है, और a जो होता है वो a इंटरसेक्शन a यूनियन b के इक्वल भी होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से करवाएंगे। पहले करवा रहे हैं मेथड 1 से।
तो देखिए a इक्वल्स टू b मुझे शो करना है, तो मैं a को क्या लिख सकता हूं, देखिए ये वाले इस वाले फॉर्मूले में ध्यान देते हैं, a किसके इक्वल होगा, अगर कोई दो सेट होते हैं तो a इंटरसेक्शन b यूनियन x के इक्वल होगा, ठीक है ना, सॉरी a यूनियन x के इक्वल होगा, ठीक, ये हमारे बेसिकली फॉर्मूले होते हैं। तो इस वाले सेट के आप कुछ भी यूज कर लीजिए, हमारे तो दो सेट होने चाहिए, तो a जो होगा वो a इंटरसेक्शन a यूनियन x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन a यूनियन x की जगह क्या लिख सकते हैं, b यूनियन x रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a यूनियन x b यूनियन x के इक्वल हमें गिवन है। जो चीज हमें गिवन होती है हम उसकी ही हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर, तो ये लगेगी इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x, ठीक, तो आप देखिए a इंटरसेक्शन में क्या गिवन है, यहाँ पर पहले गिवन है तो 5 है, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन 5, किसी भी सेट का अगर हम यूनियन करते हैं एम्प्टी सेट से तो वो वही सेट आ जाता है, यूनियन जब करते हैं तो a बेसिकली हमारे किसके इक्वल हो गया, a यूनियन b के इक्वल हो गया। अब मैं b सेट को निकाल रहा हूं, देखिए b सेट को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, b को मैं क्या लिख सकता हूं, b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x, तो b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x के इक्वल होगा। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसे b इंटरसेक्शन b यूनियन x के भी मैं लिख सकता हूं a यूनियन x, क्यों, क्योंकि भैया a यूनियन x जो है वो b यूनियन x के इक्वल हमें गिवन है, ठीक। अब मैं फिर से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन a यूनियन यहां आ जाएगा b इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन a तो हमारा ऐसे रहा यूनियन b इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा 5, ये हम पहले ही गिवन है। फिर दोबारा से इस सेट का और इस सेट का 5 जो एम्प्टी सेट है उन दोनों का अगर हम यूनियन फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन a ही आ जाएगा। तो आप देखिए a, सॉरी ये इंटरसेक्शन था यहाँ, तो a भी हमारा a इंटरसेक्शन b है और b भी हमारा a इंटरसेक्शन b है। तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन बोथ स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो देखिए a इक्वल्स टू b, क्योंकि a भी हमारा किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, और b भी हमारा किसके इक्वल है, वो भी हमारा b इंटरसेक्शन a मतलब a इंटरसेक्शन b के ही इक्वल है। तो एक तो मेथड हमारा ये है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और दूसरा हम करते हैं, देखिए अगर मुझे a इक्वल्स टू b शो करना है तो बेसिकली मुझे क्या करना है, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, ठीक है ना। हम इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपको आनी चाहिए, दोनों ही मेथड हमारे अच्छे हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उस वाले मेथड से कीजिए। देखिए पहले तो मैं a सबसेट b का प्रूफ कर रहा हूं, ये तो क्लियर, a के सभी एलिमेंट्स b में अगर हो जाते हैं तो a b का सबसेट हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट, मैंने y मान लिया कि y बिलोंग्स टू a, कि y जो ना कुछ एलिमेंट्स है जो a में बिलोंग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर y a में बिलोंग कर रहा है तो y a यूनियन x में भी बिलोंग करेगा। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि अगर ये कोई सेट a है और ये x है, इस तरह देखिए, तो अगर कोई एलिमेंट इस a में लाई कर रहा है तो वो उसके यूनियन में भी लाई करेगा। अगर मैं यूनियन फाइंड करूँ तो कितना सेट आ जाएगा, तो अगर कोई y एलिमेंट यहाँ था तो वो पक्का इनके यूनियन में जरूर आएगा, ठीक है ना। अगर y a यूनियन x में है तो y b यूनियन x में भी होगा, क्यों, क्योंकि a यूनियन x जो है वो b यूनियन x के इक्वल हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि b यूनियन x में अगर हमारा y एलिमेंट बिलोंग करता है, लेकिन
हमें यहाँ पर एक कंडीशन और गिवन है कि बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। मतलब कि देखिए वाई जो है वो बी सेट ये हो गया, ये एक्स सेट हो गया, तो इन दोनों की यूनियन में लाई करा कि वाई सेट इन दोनों के यहाँ पर ये यूनियन हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है जी। लेकिन बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है इस वाले कॉमन पार्ट में। बी इंटरसेक्शन एक्स में ये हमारा फाई है, मतलब यहाँ पर वो लाई नहीं करता है। वाई जो है यहाँ पर लाई नहीं कर रहा, या तो वाई यहाँ होगा या वाई एक्स में होगा, तभी वो इन दोनों के यूनियन में है। क्लियर नहीं, यहाँ पर वो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो फाई है, बी इंटरसेक्शन एक्स हमारा फाई है, तो या तो वाई यहाँ पर लाई कर रहा है या वाई यहाँ पर लाई कर रहा है, तभी वो उनके इंटरसेक्शन में आया है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि वाई बिलोंग्स टू बी और y belongs to x। देखिए इस वाली लाइन का मीनिंग यहाँ ये हो गया। अब देखिए y कुछ एलिमेंट्स थे जो a में लाई कर रहे थे और वही सारे y एलिमेंट्स b में भी लाई कर रहे थे। इन दोनों बातों से क्या पता चल गया कि भाई a जो है वो b का सबसेट हो गया, ठीक है। और अब देखिए इन दोनों, ये दो केस बन गए थे, पहला केस तो ये था और दूसरा केस हमारा ये वाला। अब y जो है कुछ एलिमेंट्स हैं जो a में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, इस A में बिलोंग कर रहे हैं और वो X में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों कॉमन A इंटरसेक्शन B में लाई करेंगे, मतलब Y जो बिलोंग करेगा वो A इंटरसेक्शन X में बिलोंग करेगा। देखिए अब तो कुछ एलिमेंट A में भी बिलोंग कर रहे हैं और वही एलिमेंट X में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे। भाई कुछ एलिमेंट है वो यहाँ भी बिलोंग कर रहे हैं, इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों के कॉमन में भी वो बिलोंग करेंगे। लेकिन हमसे क्या कहा गया था कि ये तो हमारा फाई है, सॉरी बिलोंग्स टू फाई, ए इंटरसेक्शन तो हमारा फाई ही बना पहले से। इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो तो किसी एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एलिमेंट्स एम्प्टी सेट से बिलोंग करें? क्योंकि ये तो हमारा नल सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली हमारे सिर्फ ए की केस है, वो ये वाला था। इससे हमें पता चल गया कि ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम प्रूव करते हैं, देखिए बी इज द सबसेट ऑफ ए, सेकंड वाला। अब इसी प्रूव करने के लिए हम दिखाएंगे कि भैया बी के सभी एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि लेट जेड जो है कुछ एलिमेंट्स हैं जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, वो बी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। अगर वो जेड बी में बिलोंग कर रहे हैं तो वो बी यूनियन एक्स में भी बिलोंग करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो ए में बिलोंग करे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स में बिलोंग करेंगे। अब जेड जो करेगा ना ए यूनियन एक्स में बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब लेकिन फिर से वही बात है कि भैया ए यूनियन एक्स जो है, बट ए यूनियन एक्स जो है वो फाई के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो ए में बिलोंग करेगा, देखिए ए और x, ये सेट A है ये x है, तो या तो वो इतने वाले पोर्शन में बिलोंग करेगा या इस वाले पोर्शन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा फाई सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये इस तरह से बेसिकली डायग्राम जो हमारा है वो इस तरह से, ये A है ये x, इन दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, ये A है और x है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है। तो या तो वो यहाँ होगा एलिमेंट या फिर यहाँ होगा। तो इससे दो बात पता चलती है कि z बिलोंग्स टू A और z बिलोंग्स टू x। अब देखिए पहला वाला केस ये बना। अब इस बात से क्या पता चला कि देखिए कुछ एलिमेंट जो z थे ना वो जो b में लाई कर रहे थे, वे सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट्स a में लाई कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि b a का सबसेट हो गया। और ये जो केस सेकंड था हमारा, इसमें क्या पता चलता है कि जो z एलिमेंट है वो b में लाई कर रहे हैं। अब इसे देखिए ये b है ये x है, कि जो z एलिमेंट है वो b में लाई कर रहे हैं और z जो है वो x में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये इस तरह से कंडीशन बनेगी कि भैया b में भी वो लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और x में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो कॉमन पार्ट में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो z जो है वो a इंटरसेक्शन x में बिलोंग करेगा, ठीक। लेकिन z बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन है x में क्या गिवन है? फाई गिवन है, पहले ही कहा हुआ था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये a इंटरसेक्शन x का इक्वल टू फाई, तो ये हमारा नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि कोई एलिमेंट इसमें लाई करे
एक एम्प्टी सेट में लाई करें। देखिए ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ बी आ जाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए आ जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता चलता है ना, ये स्टेटमेंट 1 ये स्टेटमेंट 2, इससे प्रूव होता है कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा। तो हमने दोनों मेथड से करवा दिया, आपको जो भी सुटेबल लगे वो वाला मेथड यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने जरूर चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 और उन तीनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वो 5 आ जाना चाहिए। तो देखिए हम वो सेट बताते हैं, तो लेट कर देते हैं कि ए कुछ भी, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, जो भी आपको याद आए वो हो सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि मैंने कोई ए सेट ये माना 1 2 3, लेकिन मैं बी में ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ जो ए और बी में कॉमन आ जाए। तो मैंने ले लिया कि 3 4 5, देखिए इन दोनों में 3 कॉमन हो गया। एक सी और मैं सेट लूंगा जिसमें ए में भी कॉमन आ जाए, तो एक मैंने 1 ले लिया और बी से भी कॉमन आ जाए 5 ले लिया और एक 6 ले लिया, ठीक है जी। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो देखिए ये सब नॉन एम्प्टी सेट्स है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों ही हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं। लेकिन अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करूंगा तो इन तीनों सेट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम ये बेसिकली सेट फाइंड कर रहे हैं, तो वो सेट ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग टी एंड कॉफी। देखिए टी एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। कॉफी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, जो ना तो चाय पसंद करते ना ही कॉफी पसंद करते। तो देखिए सबसे पहले इसे वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखिए जब भी हमसे कहा जाता है ना इन ए ग्रुप ऑफ 600 स्टूडेंट्स या समथिंग कुछ भी, तो ये समझ लीजिए कि वो यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि ये हमारा क्या है, एन यू गिवन है, ठीक है। तो एन यू हमारा कितना हो गया, 600, ठीक है ना, कि इस यूनिवर्सल सेट में 600 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो टी पसंद कर रहे हैं, तो हमने एक सेट ले लिया कि जो टी पसंद करने वाले, एक है सेट जो सी नाम का है वो कॉफी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हमसे कहा गया था कि 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी पसंद कर रहे हैं, 225 कॉफी। लेकिन इसमें ये भी कहा था कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों पसंद कर रहे हैं, मतलब 100 यहाँ पर आएंगे। तो देखिए 100 इधर आने का मतलब ये कि ये सिर्फ 50 बचे। अब देखिए पूरे जो टी पसंद कर रहे हैं ना, जो चाय पसंद कर रहे हैं, वो कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये वाले दोनों को ऐड करके देखिए तो 150। अब इसी तरह से यहाँ से भी अगर 100 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125। क्यों, क्योंकि जो कॉफी पसंद कर रहे हैं ना, तो वो तो ये स्टूडेंट्स हैं। तो 125 प्लस 100 कितना हो गया, 225, ठीक है जी। और ये वाले कितने हो गए हमारे, 150 हो गए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो टी और कॉफी दोनों पसंद कर रहे हैं, टी एंड कॉफी जो दोनों ही पसंद कर रहे हैं, तो वो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे, 50 प्लस 100 प्लस 125, ये वो हो जाएंगे जो चाय और कॉफी दोनों चीज पसंद कर रहे हैं, मतलब और वाली केस है ना, जो दोनों ही चीज पसंद कर रहे हैं। तो वो कितना जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 275, ठीक है। 275 होने के बाद देखिए हमसे कहा गया था कि 600 स्टूडेंट्स वो हैं टोटल जिनका सर्वे हुआ था, उसमें से ऐसे हैं कि दोनों चीज पसंद कर रहे हैं, तो वो चाय पसंद कर रहे हो या कॉफी पसंद कर रहे हैं, दोनों चीज पसंद कर रहे हो। अब जो नए कुछ नहीं पसंद कर रहे तो वाले स्टूडेंट्स कौन से, जो यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन वो होता है नाइदर टी नॉर कॉफी वाला, ये वाला पोर्शन। तो कुल टोटल हमारे कितने थे, 600 स्टूडेंट्स थे, मतलब एन यू। और अगर मैं एन यू में से एन टी यूनियन सी माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या बचेगा, वो बचेंगे स्टूडेंट्स जो ना तो टी पसंद करते ना ही कॉफी पसंद करते।
हैं। अच्छा, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, नाइदर टी नॉर कॉफी। मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन में कि नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब ये होता है कि नाइदर ए नॉर बी का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। और इसी वाले टर्म को देखते हैं बाय डी मॉर्गन सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली में क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के डैश। अब बी का डैश फाइंड करना है, ए यूनियन बी का डैश फाइंड करना, तो मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल में से मैं एन यूनियन ए यूनियन बी को माइनस कर दूंगा, तो हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा। ए यूनियन बी के लिए ये ए जो टी है ये सी है, तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे, 600 माइनस 220 275, माइनस करेंगे देखिए 5 2 और क्या हो जाएगा हमारा 2। तो 225 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो यहाँ लाइक कर रहे हैं, जो ना तो टी पसंद कर रहे हैं ना ही कॉफी पसंद कर रहे हैं। तो पेन डायग्राम की हेल्प से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए फॉर्मूले किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एन यू तो हमारा कितना हो जाएगा 600। देखिए यहाँ पर क्लियर है, मैंने आपको पहले भी 1.6 एक्सरसाइज में बताया था कि जो हमारे शुरू में स्टूडेंट्स होते हैं उसे हम टी यूनियन सी नहीं मानेंगे, यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम टी यूनियन सी मानेंगे तो वो 275 नहीं आता, मतलब ये एन यूनिवर्सल सेट के नंबर ही रहेंगे। तो एन यू हमारा ये हो गया, यहाँ पर पहले लिख दीजिए लेट टी एंड सी डिनोट्स स्टूडेंट्स हु लाइक टी एंड कॉफी, ठीक। तो एन यू तो हमारा ये हो गया, एन टी वो कितना हो गया 150, एन सी कॉफी पसंद करने वाले 225, एन टी इंटरसेक्शन सी, देखिए टी एंड एट का मतलब इंटरसेक्शन सी का मतलब कॉफी, तो ये हो जाएगा कितना 100 स्टूडेंट्स। अब इन तीनों की हेल्प से हम एन टी यूनियन सी फाइंड कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन टी प्लस एन सी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी हमारा कितना हो जाएगा 150 प्लस 225 माइनस का 100 कितना हो जाएगा 375 माइनस का 100 कितना हो जाएगा 275। देखिए हमने बैट डायग्राम की मदद से सॉल्व करा, तभी हमारा टी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना है, हमारा ये आएगा। अब आप देखिए हमें जो फाइंड करना था नाइदर टी नॉर कॉफी, तो नाइदर ए नॉर कॉफी, तो यहाँ पर टी मान लीजिए, यहाँ पर कॉफी सी, तो नाइदर टी नॉर सी का मतलब क्या होगा, लिख लीजिए नाइदर टी नॉर कॉफी सी, तो वो हो जाएगा हमारा टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर में निकालना है तो बेसिकली में ये फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे तो कितना जाएगा टी यूनियन सी का डैश। अब देखिए टी यूनियन सी का डैश फाइंड करना तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट में से हम टी यूनियन सी को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल नंबर हमारा कितना है एलिमेंट 600, टी यूनियन सी कितना है हमारा 275, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 225। तो 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो टी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि वो स्टूडेंट्स बताइए जो सिर्फ टी पसंद कर रहे हैं, कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप देखिए ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं, ये टी था ये सी था, तो ये वो वाले स्टूडेंट्स सिर्फ इतने, ये वाले जो सिर्फ टी पसंद कर रहे हैं, कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, तो वो 50 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता ओनली टी नॉट कॉफी, तो ओनली टी नॉट कॉफी मतलब क्या था टी माइनस, तो अब वेन डायग्राम की हेल्प से कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे वो 50 हो जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाता कि वो स्टूडेंट्स बताइए जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, टी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे 125 की एन सी माइनस टी, सिर्फ कॉफी पसंद कर रहे हैं टी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे 125 हो जाएंगे। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहा गया इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 50 नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ, कि जो 25 है वो दोनों ही लैंग्वेज जानते हैं। ईच स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, कि हर स्टूडेंट ऐसा है या तो वो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। देखिए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, इससे पहले
सॉल्व करते हैं तो देखिए दो सेट है, ये तो वो सेट है जो हिंदी जानता है और ये इंग्लिश जानता है। तो मैंने हिंदी यहाँ लिख दिया, इंग्लिश यहाँ लिख दिया। पहले तो हम वो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। तो दोनों जो जानते हैं वो कितने हमारे 25 मींस यहाँ पर कितने आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 25 आ जाएंगे। ठीक है ना। 100 स्टूडेंट्स वो है जो सिर्फ हिंदी जानते हैं। तो देखिए इस वाले पार्ट में हमारा कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। देखिए 25 तो यहाँ आ गए हैं तो 75 हमारा इधर आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो कुल मिला के हिंदी जानने वाले कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और 50 नो इंग्लिश तो यहाँ पर कितने बचेंगे 20। देखिए 25 में 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स वो है जो इंग्लिश जानते हैं। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि स्टूडेंट्स कितने हैं इस ग्रुप में। क्लियर है। 75 प्लस 25 प्लस 25 तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 125। तो इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, 125 है। और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे लेट H and E denotes number of students who speaks Hindi and English। तो देखिए NH कितना हो जाएगा, हिंदी बोलने वाले हैं 100, NE इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 50, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, H इंटरसेक्शन E वो हमें दे रखा है 25। हमें जो फाइंड करने हैं H यूनियन E, क्योंकि उस ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स ऐसे जो कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं तो वो कितने होंगे, H यूनियन E के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना। फॉर्मूला बहुत इजी सा है, H यूनियन E इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। NH कितना हो गया हमारा 100 प्लस NE कितना हो जाएगा हमारा 50 और माइनस का 25। इन दोनों बैठ के 150 माइनस 25 कितना आ जाएगा 125। नंबर 15 से कहा गया इन ए सर्वे ऑफ 60 people it was found that 25 people read newspaper H नाम का कोई न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं, 26 people read न्यूज़पेपर T, 26 read I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper and the number of people who read exactly one newspaper with the help of Venn diagram। बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें देखिए कितने हमें न्यूज़पेपर है, 3 तरह के हैं। मैं 3 तरह के न्यूज़पेपर बनाऊंगा, 3 तरह के सेट बनके इस तरह से। देखिए ये वाला मैंने मान लिया H, ये हो गया हमारा T और ये हो गया हमारा I न्यूज़पेपर। देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट से करना स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमसे कहा गया 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 पर्सन ऐसे हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों का कॉमन पार्ट देखोगे तो ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे कि 3 जो है ना पर्सन वो ऐसे हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। वो H भी पढ़ रहे हैं, T भी पढ़ रहे हैं और I भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं 8 रीड T एंड I। तो T एंड I वाला कौन सा केस होगा, T ये रहा और I ये रहा। तो इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो ये होगा। ठीक है। लेकिन इस कॉमन पार्ट में 3 पहले से ही आ चुके हैं। ठीक है ना, ये वाले। तो बाकी कितने बच जाएंगे 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। H और T में कितने थे 11। भाई H और T का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा इतना। लेकिन इतने कॉमन पार्ट में 3 तो पहले ही आ गए हैं तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 8 बचेंगे। ठीक। बिल्कुल इसी तरह से 9 रीड बोथ H एंड I। तो H और I का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है इस तरह से। ठीक। तो 9 पे 3 ये आगे पहले से 3 पहले यहाँ आगे तो ये कितने बचेंगे 6 इस तरह से। ठीक। फिर आते देखिए 26 रीड न्यूज़पेपर I। इतने ये पूरा जो T वाला सेट करना ये 26 लोगों का। ठीक। तो आप देखिए 6 3 9 और 5 14। तो 14 तो पहले ही इसमें आ चुके हैं। 26 में इससे माइनस करके 14 को कितना हो जाएगा 12। तो 12 को वाले पीपल यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं T। तो 26 से हमारे कौन से थे जो T न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो T वाले देखिए ये वाला सेट बनेगा T।
इसमें कितने आ गए 8 और 3 11 और 5 16 आ गए। 26 में से माइनस कर देंगे कितना बचेगा 10, तो 10 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 25 पीपल ऐसे थे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। 8 और 3 11 और 6 17, इस 17 में माइनस कर देंगे 25 में से कितने बचेंगे हमारे 8। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ आएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए एक्सपर्ट जो न्यूज़पेपर एक्सपर्ट है वो ये वाले हैं, तो आप देखिए 816 और 3 19 और 6 25 वो बिल्कुल सही है। टी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे 10 8 18 और 21 और 5 26 हो गए, बिल्कुल सही है। और ये वो वाले पर्सन थे जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते थे 6 3 9 5 14 और 12 26 हो गया, तो ये भी हमारी कंडीशन बिल्कुल सही होगी। तो हमसे कहा गया द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ज्यादा ज्यादा दो भी पढ़ सकते हैं और तीन के तीन भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमसे जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि टोटल जो है पर्सन वो आप बताइए। देखिए इन सभी पर्सन में वो सभी पर्सन आ जाएंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जो मतलब तीन के तीन न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टोटल पीपल, हमसे ये कहा था सभी जो होगा वो 60 का था। इसका मतलब ये था कि एन यू है, एन जो यू था वो 60 था। तो इन सबको देखिए काउंट कर लेते हैं कितना हो जाएगा, टोटल पीपल जो हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे 8 ये रहा, इसे भी काउंट कर लेते हैं 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 12, इन सबको ऐड कर लेते हैं 16 3 19 25 35 40 52। तो 52 पीपल ऐसे हैं जो तीनों ही कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहा है, ठीक है ना। कम से कम एक पढ़ रहा है, ज्यादा है दो भी पढ़ सकता है, वो तीन भी पढ़ सकता है। अच्छा देखिए सेकंड पार्ट में से कहा गया नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले देखिए कौन सा है, जो सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कोई सभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। तो आप खुद देखिए ये वाले जो कैंडिडेट है ना, ये जो 8 लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है, ये वो कैंडिडेट है। ये 12 कैंडिडेट पता कौन से हैं, जो सिर्फ आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बाकी और दूसरा नहीं पढ़ रहे। ये 8 कैंडिडेट वो है जो सिर्फ हिंदी ही वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये 10 वो कैंडिडेट हैं जो सिर्फ टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो होंगे, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़ पेपर। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे 8 प्लस 10 प्लस 12, तो कितना देगा 8 और 10 18 18 और 12 30। तो 30% ऐसे जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनको दूसरा न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इस वेन डायग्राम की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे ये कहा जाता है कि आप वो वाले पर्सन बताइए जो ना तो एच पढ़ रहे हैं, ना ही टी पढ़ रहे हैं, ना ही आई पढ़ रहे हैं, तो क्लियर है ये वाले जो स्टूडेंट कैंडिडेट रहेंगे जो बाहर है इन वाले सेट से बाहर, तो पता कितने हो जाएंगे 60 माइनस 52, क्योंकि ये तो 52 है और 60 में से माइनस कर देंगे तो 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ना तो एच पढ़ रहे हैं, ना टी पढ़ रहे हैं, ना ही आई पढ़ रहे हैं। और हमसे अगर कह देंगे कि ऐसे स्टूडेंट कुछ भी कैंडिडेट बताइए जो एच और टी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एच और टी पढ़ रहे हैं, तो वो ये वाले कैंडिडेट हैं 8 और 3 11। इस तरह से कुछ भी जो भी कंडीशन गिवन होगी वो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 like product B and 29 like product C. If 40 people like product A and B, 12 people like product C and A, 14 people like the product B and C, and 8 like all three products. तो देखिए तीन प्रोडक्ट दिए हुए, इसका मतलब हमारे तीन सेट बनेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तीन सेट बना रहे हैं हम, पहला, दूसरा और तीसरा सेट, ठीक है ना। हमने मान लिया कि भाई तीन तरह के प्रोडक्ट है ए बी एंड सी, तो मैंने मान लिया ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। तो देखिए लास्ट से स्टार्ट करेंगे,
8 लाइक ऑल 3 टाइप्स प्रोडक्ट, तो ये वो वाला पोर्शन है जो तीनों को पसंद कर रहा है, तीन लोगों का कॉमन पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, अब B एंड C जो लाइन कर रहे हैं वो कितने हैं 14 पीपल, तो B और C का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है। अब ये कितने स्टूडेंट्स हैं 14, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 8 और 6 कितना देंगे 14, ठीक है ना, ये 14 पीपल हो गए। अब इसी तरह C एंड A का कॉमन पार्ट कौन सा, C और A का कॉमन पार्ट है ये वाला, कितना, तो इसमें 8 तो पहले आ चुके हैं, बाकी कितने आने हैं 4, जो कि 12 थे पीपल, तो ये 4 बच गए, कितने हो गए 12 पीपल हो गए जो A और C पसंद कर रहे हैं। A एंड B का कॉमन पार्ट कितना है, ये वाला, ठीक, तो कितने पीपल थे 14, 8 पहले आ चुके हैं इसमें, तो ये कितना देंगे 6, ठीक है। अब 29 ऐसे पीपल थे जो C प्रोडक्ट को पसंद कर रहे थे, C, तो पूरा जो ये सेट है ये 29 पीपल का होना चाहिए, तो इसमें पहले कितना आ गया 8 और 4 12 और 6 18, 29 में से हम 18 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 11, तो 11 ये हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा बी प्रोडक्ट को जो पसंद करेगा वो 26 है, तो देखिए 26 कैसा आएगा 8 और 6 14 और 6 20, और यहाँ कितने बच जाएंगे 6 बच जाएंगे, तो टोटल कितना जाएगा हमारे 26 पीपल हो जाएंगे। ए जो प्रोडक्ट को पसंद है वो कितने 21 पीपल, तो 8 और 4 12 और 6 18, 21 में से माइनस करके कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, हमें पता है क्या बताना, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, जो सिर्फ सी को पसंद कर रहा है, किसी और को पसंद नहीं कर रहा, तो वो पता है ये वाले कैंडिडेट है जो सिर्फ सी को पसंद कर रहे हैं, यहाँ वाले ये वाला, तो वो कितने आ गए 11 कैंडिडेट। सिंपल आंसर है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम बड़े ही इजी तरीके से हम यह सॉल्व करते हैं कि 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि सिर्फ ए को पसंद करने वाले बताइए, तो वो हो जाएंगे 3, और बी को पसंद करने वाले से बी को जो पसंद करता है वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो हमसे सिर्फ सी पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा